बिल्कुल। और लगातार जो तमाम दिग्गज हैं उनसे बातचीत का भी सिलसिला इंडिया न्यूज का जारी है। तेजस्वी सूर्या से बातचीत की एडिटर इन चीफ राणा यशवंत ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस एग्जिट पोल को लेकर, आप ये डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का एग्जिट पोल है और ये एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए अगर ये आंकड़ा नतीजों में तब्दील करता है तो 371 सीटों के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता में आ सकता है लगातार। इसके पहले भी एनडीए रहा है सत्ता में और 317 सीटें जो हैं वो बीजेपी इन 371 में से जीत सकती है। इस आंकड़े को लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, जनता बोल चुकी है और 4 तारीख को और स्पष्टता से अधिकृत नतीजे जब आएंगे, पूरे देश बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस रिजल्ट के परिणाम से निकल कर आ रहा है। एक, देश की जनता विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को बहुत डिफरेंट करके वोट किए हैं। कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, जहां कांग्रेस 1 साल पहले सत्ता में आए थे, उन राज्यों में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहे हैं नेशनल इलेक्शंस में। ये जनता के स्पष्टता है स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस के फर्क में। दूसरा, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े जीत हासिल कर रहे हैं। विश्व के स्तर पे ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने विविधता से बड़े लोकतंत्र और तीसरी बार उतना ही बहुमत से वापस चुनकर आना, ये विश्व के एग्जाम्पल में, विश्व के स्तर पे दूसरा उदाहरण एक एग्जाम्पल नहीं है। सो नरेंद्र मोदी जी is today established himself as a global icon for democracy and once in a multi-generation leader. So ये विश्व के स्तर पे भारत का और नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा जीत इस चुनाव के रूप में हो रहा है। तीसरा, 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रो इनकम्बेंसी के साथ यदि एक सरकार वापस चुन के आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डिलीवरी, जो गरीब कल्याण का काम हो गया, जो सिक्योरिटी का काम हो गया, जो अपने विरासत को और ताकत देने का काम हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का समर्थन जितना जनता के बीच जा चुके हैं, इन तीनों के बारे में एक बहुत बड़ा एक जीत है। सो आई थिंक दीज आर द 3 पॉइंट्स। मैं तेरे एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। दक्षिण भारत के जो एग्जिट पोल हैं या आंकड़े हैं वो इस बात का इशारा करते हैं कि बीजेपी ने जो मेहनत की दक्षिण भारत में उसका नतीजा है, या फिर जो अलायंस आपने आंध्र प्रदेश में किया है। अब जैसे हमारा जो आंकड़ा है अलायंस का, वो कहता है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के हिस्से में 13 सीटें जा सकती हैं, जेएसपी के पास 2 और बीजेपी के पास 3। इस तरीके से देखें तो 18 सीटें आंध्र प्रदेश की, जो आपके पास 0 है, तो वहाँ से सीधे 18 सीटें आपके पास आ रही हैं। तेलंगाना में चूंकि बीआरएस का कद अचानक घटा है तो 7 सीटें, बीजेपी जो 4 सीटें पहले थी वहाँ 7 सीटें हो रही हैं। तो यह आस पड़ोस के 2 राज्य जो पहले एक हुआ करते थे, इनसे आप 18 और 3 21 सीटों का फायदा आप उठा रहे हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना के भीतर ही। और दूसरा तमिलनाडु, जहाँ से 2 सीटें आने का अनुमान है, और केरल से भी 2 सीटें, तो 4 सीटें वो। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो 18, 3, 21 और 4, 25 सीटें साउथ इंडिया की ये स्टेट आपको प्लस दे रहे हैं, ये फायदे में है। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो साल की शुरुआत से, बहुत लंबे साल 1.5 साल से लगातार जो कोशिश की, चाहे वो संगोल का मामला ला के पार्लियामेंट में रखना हो या फिर काशी तमिल संगमम की शुरुआत करनी हो, आप उसका ही ये नतीजा देखते हैं क्या? सर देखिए, कई दशकों से ऐसा एक नैरेटिव था कि भारतीय जनता पार्टी एक उत्तर भारत का सीमित पार्टी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी भारत के हर भारतीयों का, वो दक्षिण भारत से हो, ईशान्य भारत से हो, हर भारतीयों का आकांक्षाओं का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में हो रहा था। और नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप में पिछले 5 साल में, 10 साल में जितना एफर्ट दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को स्प्रेड करने में किया है वो अभूतपूर्व है। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास जब आप देखते हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, देश के किसी हिस्सा हो,
भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक जमीन आसानी से कभी नहीं मिला है। हम लड़ के लिए हैं, हम संघर्ष करके लिए हैं, मेहनत से लिए हैं। सो आज भी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी प्रांतों में, सभी प्रदेशों में दशकों से अपने कार्यकर्ता जुटे हैं। तो लोकसभा चुनाव की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई। चुनाव खत्म होने के साथ ही लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि अगले 5 साल के लिए सरकार किसकी बनेगी। तमाम एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को 125 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं अन्य दलों के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की एग्जिट पोल में एनडीए की 371 सीटों में से बीजेपी को अकेले 317 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस को मिलने वाली 125 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 57 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये कोई आखिरी डेटा नहीं है। वोटरों से बातचीत के आधार पर जो एक महज अनुमान होता है वो ये एग्जिट पोल हैं। एग्जिट पोल पर एनडीए नेता जहां तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंतजार 4 जून का करिए, जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। हालांकि जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं उसमें एक बार फिर से एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार रिपीट कर रही है। जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं, बीजेपी एनडीए के नेता खुलकर बात कर रहे हैं, चेहरे की चमक बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस पर बात भी हम करेंगे। हिमांशु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुशील वकील जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अजीत मंदोला जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले हिमांशु जी, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी हमने बात की। यात्राएं तमाम हो गई, हजारों लाखों लोगों की भीड़ भी साथ में चली गई, लेकिन उस तरीके से कांग्रेस वोट नहीं जुटा पाई। एक मेरा ये सवाल है, साथ ही मेरा सवाल ये भी, बीजेपी और एनडीए को लेकर क्या मैं ये पूछूं कि बीजेपी 303 से बढ़कर अभी जो एग्जिट पोल में हम आंकड़ा दिखा रहे हैं 315 तक जा रही है, या फिर मैं ये पूछूं कि नारा तो दिया था 370 पार जाएगी। तो पहली बात तो जो है ना, विश्वसनीयता की जहां पर बात है वहां पर मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं आदमी का आचरण जो पब्लिक में दिखता है वो बिकता है। आप देखिए 205 रैलियां की 2 महीने के अंदर, और फिर अपने आप को शांत करने के लिए नरेंद्र भाई कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक पे चले गए। ये उनका अपने आप को रिलैक्स करने का तरीका है। सामने राहुल गांधी जी क्या करते हैं, 15 दिन चुनाव प्रचार करते हैं, 4 दिन विदेश जाते हैं। 3 महीने का लंबा चुनाव प्रचार करेंगे तो फिर इनको बैंकॉक जाना होता है। जब ऐसी बातें होती है तो आजकल की प्रजा पागल नहीं है। देश की जनता जानती है कहां कौन क्यों जा रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं छुट्टियों पर जाना गलत है? छुट्टियों पर जाना गलत है ये मैं नहीं कह रहा, मगर छुट्टियों पे जाके आप ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि मैंने तो बहुत काम कर लिया, ये गलत है। क्योंकि आपने न तो 100 रैलियां की है, आपका कोई हिसाब नहीं बनता कि आप लंबी 3 महीने की छुट्टी पे जाएं। थी सर राहुल गांधी ने। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जो करते हैं ना, वो आचरण आप आजकल करोगे तो यही जवाब मिलेगा आपको। और साथ में जहां तक आपने बात की कि ये एनडीए की सीटें और ये, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि 2014-2019 जो भी एग्जिट पोल थे वो अंडर प्ले हुए थे भाजपा के लिए। अंडर प्ले होने के बावजूद 10 से 20% का मार्जिन जो सुमित ने पहले बताया था, आई सर्टनली एग्री विद इट, और मैं 10% के साथ में चलता हूं। जो भी सीटें भाजपा की 2019 में थी उसमें 10% इजाफा होने जा रहा है, और ये 10% जो है वो नरेंद्र मोदी का वोट है, भाजपा का वोट नहीं है। मान के चलिए ये नरेंद्र भाई मोदी का वोट है, और आपको ये देश के हर एक राज्य में दिखेगा, क्योंकि भाजपा को समर्थन नहीं देने वाले भी इस बारी नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। ये आपको तमिलनाडु में जाओ वहां मिलेगा, केरल में मिलेगा, गुजरात में तो मिलेगा ही मिलेगा, यूपी में जाओ वहां भी मिलेगा। तो मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि भाजपा कहीं 340 के आसपास जाके बैठेगी। इसका मतलब यह हो जाएगा कि एनडीए का गठबंधन 380-85 के ऊपर जाना चाहिए।
आप जो 400 की बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में सीधा साधा बोल दिया। मैंने तो लोगों को बोला कि 370 हमने हटाया, 370 हमारा, एनडीए का 400, तो विपक्ष उसमें उलझ गया। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा जजीरा फेंका। तो इसका मतलब ये हो गया कि विपक्ष पहले से बोलने लगा 400 तो जाने नहीं देंगे, 400 तो जाने नहीं देंगे। होगा क्या? वो लोग 272 भूल गए। आज मोदी जी की 303 सीट आए, 336 आए, 350 आए या 370 आए, सबसे महत्वपूर्ण आंक अभी 4 जून को जो रहेगा, सबसे पहला आंक वो 272 सीटों का रहेगा। और वो 272 आए, वो विपक्ष भूल ही गया। उन्होंने तो कंसीड कर दिया पहले से कि मोदी नहीं, जी विपक्ष ने एक 272 नया आंकड़ा दे दिया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं, तमाम जो गठबंधन की बैठक हुई उसमें कहा जा रहा है कि 295 क्रॉस करेंगे। हालांकि इससे पहले लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि 140 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं, जिससे खारिज कर रहे हैं विपक्षी नेता। नहीं, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, क्योंकि जितने विपक्ष के नेता उतनी बातें। अभी 23 सीट लड़ने वाला एक नेता जाके गारंटी देता है कि मैं 200 यूनिट बिजली पूरे राष्ट्र के अंदर फ्री करूंगा। तो ऐसे कैसे गठबंधन चलेगा? उसकी खुद की विषमताओं के वजह से गठबंधन आज नहीं चलता। और ऐसा गठबंधन कहीं नहीं चलता। पहले बात कर रहे थे 140 सीट की, कोई कह रहा था 180 नहीं होगा, फिर बढ़ते बढ़ते आए 220 बल्कि पर। चुटकी लेते हुए कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहने लगे, जो हमारे खास गेस्ट होते हैं, कि भाई जब कल दोपहर हम चर्चा कर रहे थे कि शाम को एग्जिट पोल आने वाले हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो पहले ही एग्जिट हो चुका है। कह रहा है हमें इन सब पर भरोसा नहीं, हम तो 4 जून नतीजों का इंतजार अब कर रहे हैं। अजीत मंडोला जी, 303 से बढ़कर जो अभी तक का अनुमान है, क्योंकि 2019 में 303 सीटें बीजेपी की थी, अभी तक का अनुमान कह रहा है कि ये 315 हो सकती हैं। अकेले बीजेपी की दावा था 370 का, यहाँ बीजेपी की बढ़त है। कांग्रेस की बात करूं तो 52 सीटें जीती थी 2019 में, और यहाँ हमारे आंकड़ों में ये 57 तक जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि मामूली सी बढ़त है। लेकिन चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि समूचा विपक्ष जब एकजुट हो रहा है, तब भी जाकर ये आंकड़ा सिर्फ 125 तक पहुंचा। बहुत काम करने की जरूरत है, इसका मतलब। नहीं, काम नहीं। मेरा तो सवाल ये है कि क्या कोई चुनाव लड़ता हुआ दिखा आपको विपक्ष? चौथे चरण के बाद तो कांग्रेस कहीं लड़ते हुए दिखाई दी आपको? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ सबसे। वे मुझे बताओ कि कांग्रेस मुख्यालय में अगर घास उगाती है, सन्नाटा पसरा रहता है, देश का आम चुनाव चल रहा है, वहां पे इतनी चहल पहल मैं देखता था। आज मैंने करीब 4-5 लोकसभा चुनाव देख लिए हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा था। कभी वहां स्पेशल जो कहते हैं ना, चांदनी चौक के जो है हलवाई तैनात किए जाते थे, इतनी भीड़ होती थी। आज वहां क्या ये समझिए मक्खी मार रहे हैं वहां पे, जो छोटे मोटे कर्मचारी रह गए वहां पे। सर, मिठाई तो तब बनती ना जब मिठाई की खबरें आती। नहीं, देखिए वो तो मिठाई की खबरें तो हम लोग मीडिया अपनी तरफ से कहता ही है। और उसका एक वो भी आपने देखा होगा कि वो आपने एक कार्टून वगैरह भी देखा होगा, मिठाई वाले कह रहे भैया कांग्रेस वालों पहले एडवांस पैसा रख जाओ, उधार नहीं देंगे आपको। मतलब एक व्यंग था वो कि भाई पैसे रखो तब हम आपको लड्डू आपके बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे आपके लड्डू। मेरा कहने का मतलब कि कांग्रेस, देखिए ये इसमें पूरे चुनाव में 22 जनवरी को आपको याद रखना होगा, 22 जनवरी ने एक ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर जिसमें विपक्ष ने तो हथियार उसी दिन डाल दिए थे। मेरे से बड़े बड़े नेताओं की बात होती थी कि यार चुनाव लड़के क्या करेंगे, पूरे देश तो राममय हो रखा है। ये विपक्ष को जब चुनाव जैसे करीब आया, विपक्ष को लगा यार राम का मुद्दा ठंडा पड़ गया। वो ठंडा नहीं पड़ा था, किसी ने देखा ही नहीं अंडरकरेंट। अयोध्या का आपने देखा होगा, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था रामलला की मूर्ति का, आपने देखा दक्षिण भारत के पंडित थे, दक्षिण भारत की तर्ज में हमारे जो श्री राम के बचपन का फोटो बनाया, वो आपके अगर साउथ के मंदिर देखे होंगे विष्णु भगवान के, नारायण के, कितना मिलता जुलता है। जो ढांचा है, जो पुजारी थे, जो तरीका किया गया था, वो दक्षिण भारत के कलाकार वहां आए थे, दक्षिण भारत के लोग आए थे। एक बहुत बड़ा, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं उत्तर भारत में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने जा रहा है, क्योंकि पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव चुनाव के दिन निकलते हैं, राहुल गांधी को 2-4 लोग समझाते थे, वो राहुल गांधी जिसने कांग्रेस को गालियां दी, कांग्रेस को खत्म कर दिया, कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल को साथ लेके घूम रहे हैं। जिस महबूबा मुफ्ती ने इतने गलत संवाद इस देश के लिए बोले, उनको आप साथ लेके वो कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की जिस दिन नींव पड़ी थी, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पड़ी थी, जब वो फोटो खींचाया था लालू का महबूबा मुफ्ती का, उसी दिन राहुल गांधी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी।
उसका नतीजा बिल्कुल कई जो ऐसे मौके विधानसभा आए चुनाव- अजीत जी, आप ठीक कह रहे हैं विधानसभा कि चुनाव- जहां पर अगर जैसे प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं ठुकराया होता तो शायद और बेहतर हो सकता था, इसका एक अलग इम्पैक्ट जनता के बीच जा सकता था। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को, इन मौकों को भुनाने में नाकामयाब रहा, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि नतीजों में क्या हो गए तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं कि इस एग्जिट पोल को लेकर, क्योंकि एनडीए जीत का दावा लगातार कर रही है, जो आंकड़ा है बात इस पर होगी कि 400 पार पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बनाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, पहले सुनते हैं। एग्जिट पोल अद्भुत चीज है, हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है, तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए, क्या होता है एग्जिट पोल। बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून को। देश में लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद चुनाव की ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आज शाम से ही एग्जिट पोल जिस ओर इंगित कर रहा है। और इस देश में जब 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे निश्चित रूप से, और फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट स्वरूप प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन करता हूं। सभी देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश की जनमानस, देश की जनता का धन्यवाद करता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनावों को सफल बनाने में जनमानस ने, देश की जनता ने, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग पूरे देश में हुई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरे भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव एक पर्व की तरह मनाए गए। तो ये अलग अलग रिएक्शन एग्जिट पोल को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उस पर भी इंडिया न्यूज बना हुआ है, जहां अरुणाचल प्रदेश में लगातार बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बिना किसी अदर पार्टी के बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर सिक्किम में एसकेएम लगातार आगे बनी हुई है। लेकिन अजीत मदोला जी, जब हम रिएक्शन सुन रहे थे उससे पहले आपने कहा कि विपक्ष कहाँ लड़ा, विपक्ष तो पीछे हटता हुआ नजर आया, या फिर ये कहिए कि चुनाव प्रचार में उस तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं था। एक रिएक्शन सामने आ रहा है, पहले सुन लेते हैं। घायल किया, पीटा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मशौरी में जो हो गया, तिनेड़ी गांव में, जलपा में, मैं भी गया था। वहां के लोग पहले से थे डरे हुए कि यहाँ आरजेडी के लोग आकर के उत्पात मचाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था हारने के कारण लालू जी के युवराज अब बिहार में गुंडागर्दी का राज भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच गए महादेव की दया से, नहीं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। वो बेचारे तो बिना आर्म्स का चलते हैं, रामकृपाल यादव। इसलिए सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और रामकृपाल यादव की सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। गिरिराज सिंह एक बार फिर से गुंडागर्दी की बात कहते हुए लालू प्रसाद यादव